घर घर की एक ही कहानी है, सोना, चांदी या फिर शेयर। सुबह उठते हैं तो जैसे ही दिखता है स्क्रीन पे कि सोना ने नया रिकॉर्ड बनाया, चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया, तो कोई ना कोई घर में ही बोल देता है पता नहीं कहाँ तक जाएगा। कोई ये कह रहा होता है कि हमने कहा था 6 महीने पहले ले लो जी, आपने कहा नहीं जब गिरेगा तब लेंगे, अब देखो कहाँ चला गया। कोई एक ये भी कहते हुए मिल जाते हैं आजकल लोग कि हमने तो सारे पैसे डाल दिए शेयर में, ये सोच के कि शेयर अब बढ़ेगा, शेयर के पैसे वहीं के वहीं रह गए। अब सोना चांदी देखो कितने हो गए, 3 महीने में डबल हो गया चांदी, सोना साल भर में कितना अच्छा रिटर्न दे दिया। तो फिर इन सारे बातचीत के बीच में एक सवाल उठता है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा होता है, वो जवाब मिल नहीं रहा है किसी को। तो आज हम इस शो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या है कि अब क्या करें। भले ही हम सोने में पैसे नहीं लगाएं, भले ही चांदी में नहीं लगाएं, सारा पैसा शेयर में डाल दिए, तो अब क्या करें। या फिर सोना चांदी में डाल चुके हैं, सोना चांदी इस लेवल पर जा चुका है, तो अब क्या करें। सोना चांदी बेच के पैसे निकाल लें कि रखे रहें, या फिर अब सोना चांदी खरीद लें क्या, या फिर अभी पैसा लगाना तो शेयर में लगाएं। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है। तो इसी कारण हमने क्या किया है कि आज अपने खास पैनलिस्ट को बुलाया है, मेहमानों को बुलाया है जो इन दोनों मोर्चे पर काफ़ी तगड़ी पकड़ रखते हैं। उनसे आपका परिचय करा दूँ। पाइपर्स एरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, रॉकस्टेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं, एनस्टेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं, और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी रिसर्च में वंदना भारती जी हैं। वो भी खासतौर से आज पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं, उनको विशेष तौर पर बुलाया गया है। और बता दूं कि वंदना भारती जी का कमोडिटी पे उतना ही पुराना पकड़ है जितना पुराना हमारा जर्नलिज्म का सफ़र है, क्योंकि जब से मैंने जर्नलिज्म शुरुआत की तब से कम्युनिटी एक्सपर्ट के तौर पे एक ही नाम सुनता था, उस समय वंदना भारती। मैं आज हमारे शो में आई, बड़ा अच्छा लगा। तो शुरुआत में वंदना आपसे ही करना चाहूँगा कि एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि अभी हमें अगर पैसा लगाना हो तो क्या हम सोना चांदी में लगाएं, कब देर हो गई। सर जवाब इसका सिंपल सा है कि पैसा अभी यहाँ पे लगाना चाहिए। और जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से डिमांड निकल के आई है, स्कैर्सिटी है सप्लाई साइड का, तो वह यहाँ पे पैसा आपको लगाना चाहिए। सोना ऐसी चीज नहीं है कि आपको अगले साल बिल्कुल गिर जाएगा। और 2025 में सर एक चीज मैंने देखा है, एक तो फोमो बहुत चला कि फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला चीज था। दूसरा, बाजार ने बहुत डराया कि 1980 और 2011 की तरह 90% और 70% का फॉल यहाँ पे चांदी में आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो परिस्थिति है वो उल्टी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल की संभावना नहीं है। यहाँ से भी पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अब 2026 में जो हम लोगों ने मूव देखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में पैसा लगाना चाहिए। आपको अगर 100 रुपए लगाने हैं तो आप अभी सिर्फ 25 रुपए लगाइए। और ये बात मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से 20 या 30% का फॉल आएगा। आपको यहाँ पे 5% का फॉल मिलता रहे, और मिलता है तो आपको क्विकली यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि 25 से हम लोगों ने देखा है कि जितना भी फॉल आया है बहुत क्विकली वहां पे उतना ज्यादा रिटेलिएट होके एक अपसाइड आया, यानी कि सोना चांदी 2 कदम पीछे चल रहा है, मतलब दौड़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से उसको क्विकली यहाँ पे निवेश करना होगा। अरे मैं थोड़ा सा और एक सवाल और आपसे पूछूं, बाकी मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले कि जहां जहां 5% जैसे ही गिरे सोना चांदी, तो आप पैसा लगा दीजिए, लेकिन सारा मत लगाइए, किस्तों में लगाइए, राइट, ये कहना चाहते हैं आप। जी सर, यहाँ पे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे इक्विटी मार्केट में बहुत लोगों का तजुर्बा है, उनका म्यूचुअल फंड का है। तो अगर यहाँ पे डर है, सबसे बड़ा डर 25 में लोगों को ये लगा कि हर लोग यही सोचते रह गए, मतलब जो लोग नहीं लगाए वो ये सोचते रहे कि करेक्शन आएगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, और वो करेक्शन कहीं दिखा नहीं। तो आप स्टैगर्ड मैनर में लगाइए, आप एसआईपी की तरह लगाइए, हर महीने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लगाते रहिए। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो ईटीएफ का बढ़ता हुआ वॉल्यूम था, बहुत लोगों ने इसको बहुत मैनेज वे में लगाया है। वही यहाँ पे पैटर्न 2026 में भी बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि चीजें जो भी थी, मतलब जो जियो पॉलिटिक्स है, 25 से यहाँ पे वर्स्ट होती हुई यहाँ पे दिखी है, यहाँ पे संभली नहीं है, वर्स्ट होती हुई दिखी है। और सामने हमारा आ रहा है इंटरेस्ट रेट कट का जो एक माहौल है, वो भी बनता हुआ नजर आएगा। तो एक फैक्टर और यहाँ पे एड ऑन होता हुआ दिखाएगा, जो कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा सा अपसाइड देगा। तो थोड़ा स्पेकुलेशन रैली में आती है, उस स्पेकुलेशन को थोड़ा सा हटने दे, 5% का फॉल आता है लगाए, और हर महीने थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे लगा के चलिए, तब आपको एक एवरेजिंग यहाँ पे अच्छी निकल के आएगी। और बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे मुझे फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है, और थोड़ा बहुत गिरावट आता है तो पैनिक ना हो, वहां पे आप फिर से मतलब पैसा लगा सकते हैं।
हमारी बाकी के पैनलिस्ट जो है सोच रहे होंगे सारा पैसा जो गोल्ड में लगा देंगे, चांदी में लगा देंगे, तो हमारे शेयर में कौन लगाएगा फिर। इसलिए शायद आपके बातों से बहुत हद तक सहमत होंगे कि नहीं, इस पर मुझे शक है। लेकिन एक सवाल मैं अनुराग जी आपके पास लेकर आना चाहता हूं कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके पीछे कोई फंडामेंटल वैसा जो ट्रेडिशनल फंडामेंटल था वो नहीं दिख रहा है। कई बार टेक्निकल चीज़ों को ही पास करते दिखे। हर कोई यही कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना हुआ है, अनिश्चितता का माहौल है, वो एक बड़ी वजह है। जो आपने फैक्ट रखा वो फैक्ट तो फैक्ट है, उसमें तो आपको कोई व्यूज़ नहीं है कि 2000 का लेवल एक बार छुआ गोल्ड ने, फिर नीचे आया, फिर वापस वहाँ पर जाने में उसको 10 साल लग गए। अब जिस लेवल पे है उस लेवल को छू करके उसी रफ्तार से बढ़ेगा। इस पे आप राय हो सकती है, व्यूज हो सकता है, लेकिन फैक्ट तो आपने रखा। इस फैक्ट पे छोटा सा मैं कमेंट ले लेता हूं वंदना जी से, फिर बाकी मेहमानों को पा जाऊंगा। वंदना, जो फैक्ट अभी अनुराग जी ने रखा कि उस हाई को छू करके गोल्ड वापस आया और फिर उस हाई को छूने में 10 साल लग गए, इसीलिए जो अभी पिछले साल भर के रिटर्न, 2 साल के रिटर्न देख करके गोल्ड को आप चेस करने जाएंगे तो आप ये उम्मीद ना करें कि 2 साल वाला रिटर्न हमें अगले 2 साल में मिलेगा। ये सही है कहना? कुछ हद तक ये सही है। काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन में रहा था, कुछ फेजेज़ यहाँ पे आए थे। इंटरेस्ट रेट साइकिल से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वो भी एक चीज़ है। कोविड बीच में आया, ये भी एक बात है। एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी, सेंट्रल बैंक्स जो बहुत बड़ा बायर है यहाँ पे, पहले सेंट्रल बैंक्स नेट में सेलर होता था, अब नेट सेंट्रल बैंक्स पिछले 12 साल से वो बाइंग कर रहे हैं और इतने रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे भी वो बाइंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इसकी जो रफ्तार बढ़ी थी, 2008 से बढ़ी थी जब चाइना ने डी-डॉलराइज़ेशन शुरू करा था और ये अब यहाँ पे पीक पे आता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स है और जिस तरीके से डॉलर का एक इंटरवेंशन कम हो रहा है, ट्रांज़ैक्शन कम हो रहा है, गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान है और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है सेंट्रल बैंक्स का। इतने हायर प्राइस पे भी वो 150 टन सोना एक पोलैंड लेने के लिए तैयार है, जबकि हमारा पूरी जो मतलब कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है ये 4,500 टन की होती है। तो जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, डी-डॉलराइज़ेशन की रफ्तार ट्रम्प 2.0 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा नए यहाँ पे आपको ग्रुप्स बनेंगे, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा टूटेंगे। ये जो माहौल होता है और जिस तरीके से एसेट को सीज़ करना हुआ था पोस्ट ये यूक्रेन रशिया वॉर में, ये सारी चीज़ें अब बता रही हैं कि जो मतलब फिज़िकल चीज़ है, जो टच वाली चीज़ है और ये गोल्ड है यहाँ पे। यहाँ पे उनका जो फेथ है मतलब सेंट्रल बैंक से लेके एक रिटेल बायर्स का भी बढ़ा। तो पोर्टफोलियो में एक जो पार्ट है वो यहाँ पे रहना चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अनसर्टेनिटी में ये फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आने वाले 2-3 साल में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रम्प यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति रहने देंगे 2-3 सालों में जब तक इनका है और वहाँ तक गोल्ड जो है वो रीज़न ढूँढता रहेगा जाने का। दूसरी बात ये कि रीजन उनका बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर साइड रहे। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लोअर साइड रहता है और डी-डॉलराइज़ेशंस होते हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। एक चीज़ और है, डॉट कॉम के बाद हम लोगों ने बहुत बड़ी क्राइसिस आती हुई नहीं देखी, ना इक्विटी में कभी भी बहुत बड़ा हम लोगों ने क्रैश आता हुआ देखा, ना इक्विटी वैल्यूएशन पे आई। हमेशा हमने सुना कि ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूड है मार्केट। कभी भी इसने भी ये करेक्शन यहाँ पे नहीं लिया है और इसका बहुत बड़ा रीज़न था जब भी कोई क्राइसिस फैक्टर आता है, हम यहाँ पे मनी को प्रिंट करते हैं। तो गोल्ड अभी भाग रहा है, उसमें M2 का भी बहुत बड़ा हाथ है। जितना मनी सप्लाई बढ़ता रहेगा, गोल्ड यहाँ पे रीज़न नहीं देखेगा बहुत ज़्यादा डाउनसाइड का। और अगर रिकॉर्ड वाइज़ देखें तो पिछले 20 सालों में 2004 में गोल्ड आया, 2026 है, सिर्फ 4 साल इसने फॉल देखा है, बाकी इसने एक अपसाइड मूवमेंट देखा है। तो एक पार्ट यहाँ पे रहना चाहिए, हालाँकि इंटरेस्टिंग चांदी फैक्ट यहाँ है। पे वॉलेटाइल है, तो इसमें मेरा टेक थोड़ा दूसरा हो सकता है। हाँ, चांदी के लिए एक दूसरा टेक हो सकता है, लेकिन गोल्ड को लेके आपने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया। चांदी को बोल ही दीजिए तो फिर मैं अभिषेक अग्रवाल जी और अभय जी के पास जाऊंगा और हमारे साथ अनिल जी भी हैं। चांदी पे आपका टेक क्या है? चांदी को अलग देख रही हैं आप गोल्ड से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सर मेरे से क्वेश्चन है? हाँ, वंदना जी आपसे। सर ये सवाल मेरे से है? हाँ हाँ, वंदना जी आपसे सवाल है कि गोल्ड पे जो आपने व्यू दिया वो व्यू क्या चांदी को लेकर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वोलेटाइल ज्यादा है चांदी? नहीं सर, चांदी में हमें पूरा जब हम मेटल्स को स्टडी करते हैं हमें पूरा हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा। 1800 में यूएस के पास 3 बिलियन ट्राई ऑन्स का चांदी था, अब वो मिलियंस में आ गया, मिलियंस में भी बहुत छोटा मात्रा यहाँ पे रह गया है। इन्होंने सारे जो चांदी है इनको आउटसाइड यूएस इन्होंने दिया क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था यहाँ पे। चांदी बहुत दिनों तक कहते हैं कि मतलब उसने अपना वैल्यू देखा ही नहीं जबकि ये वैल्यूएबल एसेट रही है सिंस एंशिएंट टाइम।
अब यहाँ पे कुछ यूजेस यहाँ पे ऐसे निकल के आए हैं कि उस चांदी का डिमांड बढ़ा है। सब्स्टिट्यूट जब तक नहीं आता तब तक चांदी का डिमांड डिस्ट्रक्शन मुश्किल है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट जैसे आएगा, जैसे निकल का सब्स्टिट्यूट पिग आयरन आया, निकल के प्राइसेस नीचे गए। लेड का सब्स्टिट्यूट लिथियम आया, लिथियम के बाद फिर सोडियम आयन आया, तो लिथियम का प्राइस पहले बढ़ा, लिथियम के बाद सोडियम आयन आया, तो फिर लिथियम के प्राइस गिर गया। सब्स्टिट्यूट फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चांदी के लिए। जब तक निकल के नहीं आता है तब तक तेजी जो है वो बनी रहेगी, भले बीच बीच में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आता रहे। दूसरी बात ये है कि चांदी एक अलग चीज है, मेन माइंस तो इसका 30% ही है, बाकी ये बाय प्रोडक्ट है सारा। और पिछले 3 डिकेड्स में अगर हम यहाँ पे माइनिंग या एक्सप्लोरेशन देखें, इसमें जितने भी देश हैं वो बहुत पीछे हैं, और चांदी का जो एक्सप्लोरेशन है या माइंस है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ ही देशों में। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और साथ में इसका क्रिटिकल मिनरल्स में आना और नेशनल सिक्योरिटी आना। यूएस के डिफेंस के पास 40% चांदी है, उस पर उनका कंट्रोल है। तो एक ऐसा एसेट जो पहले सिर्फ बर्तन और गहने के लिए जाना जाता था, वो अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्ट को मतलब निभा रहा है 70%। उसका कोलेटरल अब इंडियन गवर्नमेंट अब यहाँ पे लोन देगी, वो क्रिटिकल मिनरल्स में है, वो नेशनल सिक्योरिटी में। तो प्रेशर बहुत है चांदी पे। तो ये एक्सप्लोजन जो है इनके यूजेस को लेके आया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेकुलेशन भी है। फिजिकल डिमांड इसका बहुत बड़ा रीजन है कि फिजिकल प्रीमियम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो चांदी में अभी तो गिरावट आएगी सर, लेकिन थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन हर गिरावट में चांदी बढ़ेगी जब तक ये डैमेज मतलब डिमांड का इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता या सब्स्टिट्यूट निकल के नहीं आता है। बिल्कुल, यहाँ पे दो राय निकल कर सामने आई है। वंदना जी का कहना है कि गोल्ड, जो फैक्टर गोल्ड को बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं, वो फैक्टर अभी बने हुए हैं। अगले 2-3 साल तक गोल्ड में तेजी बनी रहेगी, भले ही थोड़े बहुत गिरावट आए। जब गिरावट आए 5% खरीद लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, ETF या एक्चुअल बाइंग। वंदना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब अचानक से लगा कि अब सारी चीज़ें सुधर गई हैं, ग्रीनलैंड पे हमला नहीं करेंगे, ट्रंप ने बयान दिया, उसके बाद जो गिरावट आई वो गिरावट बहुत तेज गिरावट थी। अचानक से 10% तक गिरावट देखने को मिला सिल्वर में, लेकिन ये गिरावट ETF में ज्यादा दिखा, फिजिकल में बहुत कम दिखा। ये क्या माजरा है? मुझे ना कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। ETF इज जस्ट लाइक FIIs कि आप मतलब क्विक मनी है, आप लगाया और आपने निकाल लिया, और ये एक टेम्पररी एक अपसाइड देता है। और ETF का अभी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। दूसरी चीज है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है चांदी के लिए, जहाँ की फिजिकल डिलीवरी की बहुत ज्यादा प्रेशर है। वहां पे हम प्राइसेस को एक बार करेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो रैली चल रही है, ये शिफ्ट है, ये मेजर शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल मार्केट मतलब काफी दिनों से, मतलब 2025 से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और जो पेपर मार्केट है वो डिस्काउंट पे है। और पेपर मार्केट डिस्काउंट पे कहाँ है, तो वो यूएस में। यूएस चाह रहा प्राइसेस नीचे की तरफ रहे, लेकिन चाइना को चाहिए फिजिकल चांदी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड फैक्ट्री है, उसको पेपर ट्रेड नहीं करना है, उसको चाहिए चांदी। वो रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है एक्सपोर्ट को यहाँ पे, क्योंकि पिछले 5 सालों में चाइना ने बहुत सारी चांदी को यहाँ पे एक्सपोर्ट करा है। तो जो फिजिकल डिमांड है और उसको फुलफिल करने के लिए चांदी को यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। चांदी को कंपनी के लेवल पे भी स्टोर किया जा रहा है, कंट्री भी अपने स्तर पे इसको स्टोर करना चाह रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चांदी फिजिकल डिमांड यहाँ पे ज्यादा मतलब मैं अपने सवाल को थोड़ा सा और फिर से ये कर दूं कि किसी को खरीदना हो तो ETF खरीदे कि फिजिकल खरीदे? जो लोग शॉर्ट टर्म का रखते हैं वो यहाँ पे फिजिकल खरीदे, उन्हें क्विक एंट्री और एग्जिट का वो है। जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है चांदी का, वो यहाँ पे फिजिकल में खरीद के रख सकते हैं। और फिजिकल में मुझे लग रहा है कि अपनी जो मार्केट है, और एशियन मार्केट, खासकर एशियन मार्केट, चाइना, इंडिया, हांगकांग और जापान नहीं क्या मैं कह सकती, सिंगापुर, 4 कंट्रीज है जहाँ पे चांदी जो है वो फिजिकल में प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल की डिमांड है पेपर डिमांड से ज्यादा। चलिए, अब हाँ, कुछ अनिल जी जोड़ना चाहते हैं? आप पैसा लगाना है तो अपना तय कर लीजिए। बाकी सारे लोग सर्टिफाइड एडवाइजर भी हैं, लेकिन चूंकि पैसा आपका होता है, आपके खून पसीने कमाई, तो आप बेहतर जानेंगे। लेकिन दोनों पक्ष आपके सामने बखूबी हमारे मेहमानों ने रखा। अब सवाल सबसे ज्यादा ये उठ रहा है कि इक्विटी मार्केट को लेकर के। ये सवाल इसलिए हम लोग इतने ज्यादा चर्चा किए गोल्ड सिल्वर पे, क्योंकि इक्विटी पीछे छूट रहा है। जब पीछे छूटा तो जाहिर तौर पे लोग जो आगे बढ़ा उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन कब तक इक्विटी पीछे रहेगा, कब तक शेयर मार्केट पीछे रहेगा? और इन सब की जड़ में जो सबसे बड़ी बात मानी जा रही है वो है अंतर्राष्ट्रीय हालात पर जो उथल पुथल मचे हुए हैं। वो कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे? बजट आने वाला 4-5 दिन के बाद, उसको लेकर कुछ अभी से प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल हैं, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं।